सर हमारे शो में एक स्टॉक्स नीति करके हमारा एक सेगमेंट है, बट क्योंकि आप स्टॉक्स पर स्पेसिफिक बात हम नहीं कर रहे हैं शॉर्ट टर्म्स के, उसमें हम सेक्टर्स पर बात करेंगे बेसिकली, और हम समझने की कोशिश करेंगे इस सेगमेंट में कि कौन से सेक्टर्स हमें बेहतर रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो ओवरऑल कुछ सेक्टर्स हैं अभी रडार पर रखने के लिए, क्योंकि हमने इस वीक जो मार्केट देखा है उसमें वो सभी सेक्टर प्रेशर में आए जो पिछले जब मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा था तो उसे सपोर्ट कर रहे थे। बैंक्स प्रेशर में है, आईटी तो मुझे लग रहा है पिछले बहुत समय से प्रेशर में है और वो निकल नहीं पा रहा है। गोल्ड स्टॉक्स प्रेशर में आ गए क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई और पीएम की एक अपील आ गई, तो गोल्ड की जो कंपनीज हैं, ज्वेलर्स जो हैं, उनके स्टॉक्स प्रेशर में आए। उसके अलावा जो प्रेशर में था वो रियलिटी सेक्टर भी रहा है, जबकि रियलिटी एक ऐसा सेक्टर था कि हम कंपीट कर रहे थे कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, लेकिन उसके बाद भी रियलिटी प्रेशर में रहा। तो कोई सेक्टर है जहां पर देखा जा सकता है? एग्जैक्टली सी, जहां पे प्रेशर देखा गया लास्ट वीक में, स्पेशली जहां पे गोल्ड ना खरीदने की बात हुई, रियल एस्टेट, बिकॉज वे वर्क फ्रॉम होम को आप प्रमोट कीजिए तो रियल एस्टेट डिमांड ओवरऑल कैन गो डाउन, वेरियस फैक्टर्स रहे होंगे। बट सी, दिस इज ऑलवेज ट्रू वेन एवर देयर आर कंपनीज विच आर फुल्ली प्राइस और ओवर वैल्यूड, राइट। आप अगर इंडेक्स लेवल पे देखेंगे, जहां एविएशन के स्टॉक्स है या फिर सम गोल्ड कंपनीज जो ज्वेलरी में डील करती हैं, भाई 70-80 का पी है, फुल्ली प्राइस्ड स्टॉक है। और इस एजम्पशन के साथ है कि भाई जो हाई ग्रोथ एस्टिमेट है उसमें कोई भी आगे पीछे आप उसमें मार्जिन नहीं है। अब जब कोई भी एक एक्सटर्नल फैक्टर आता है और वो कहीं से भी आ सकता है, दैट इज द रिस्क दैट व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ overvalued stock, that what is the trigger, nobody knows the trigger, and who had expected कि PM is going to come and talk about something which is going to impact the one of the best companies, right? It is one of the the sector itself is, there are not many options, but ज्वेलरी और गोल्ड सेक्टर में अगर लिस्टेड पे बात करें तो एक दो कंपनीज है, गिनी चुनी कंपनीज है, और वो इस तरह से इंपैक्ट होने वाली है। तो दिस इज अ वेरी गुड रिमाइंडर दैट व्हाई यू शुड वरी अबाउट वो वैल्यूएशंस, राइट। तो जहां पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिखा जहां पे ओवरऑल जनरली हायर वैल्यूएशन या प्रीमियम वैल्यूएशन, अगर बोले आप ओवर वैल्यूएशन नहीं भी माना जाते तो प्रीमियम वैल्यूएशन है। अब from the same lens, if I look at the broader market, where do I find value, right? So financial services, जैसे मैंने बोला, especially large cap में opportunity financial services की वजह से है, because निफ्टी में आप देखेंगे तो 35-40%, 38% के आसपास financial services का सबसे बड़ा सेगमेंट है एक तरह से, right? 40% of market is now there are certain pockets, मतलब आप वहाँ पे जनरल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इंश्योरेंस फर्म्स हैं, या फिर लेट्स से कंज्यूमर फाइनेंस हैं, जो फेवरेट्स हैं वो फेयरली प्राइस्ड हैं या फिर ओवरऑल ओवर वैल्यू टेरिटरी में है। बट उसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट बैंक्स, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और सम इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसीज, all of them are very very attractive from a valuation and growth perspective। तो हमें वो एक पार्ट है जो काफी अच्छा लग रहा है, where we are significantly allocating। उसके अलावा if you see, power is one area which has again emerged in this crisis also. This has emerged as one of the favorite because it's a fundamental infrastructure capability that we need to invest in, where we have been investing to a certain extent. I think more investments are required. So that is the other area that we like, and business services, there are certain other niche areas, but these are the two predominantly very clear। हर आपको लार्ज मिड स्मॉल हर कैपिटलाइजेशन में आपको इसमें कंपनीज मिल जाएंगी, और दे आर क्वाइट इन्वेस्टमेंट वर्दी टुडे। ओके सर, आपने पावर का जिक्र किया है। इज रियली मार्केट ओपनिंग एन अपॉर्चुनिटी? जब क्रूड प्राइसेस तेज हैं तो पावर और एनर्जी सेक्टर में अभी खरीदारी का मौका बन रहा है? हाँ, तो सी, एनर्जी हमेशा से थोड़ा ट्रिकी है, बिकॉज टू मेनी मूविंग पार्ट्स हैं उसमें भी। भाई एक रिटेलर्स होता है, एक रिफाइनर्स होता है, जिसमें उनके मार्जिन्स और उनके डिफरेंटली लिंक्ड होते हैं क्रूड प्राइसेस के से। तो बट अगर आप पावर पे जाते हैं स्पेसिफिकली, वेयर नाउ द कॉल इज मोर एंड मोर मूविंग अवे फ्रॉम इवन फ्रॉम लेट्स से नेचुरल गैस एंड ट्राई एंड मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिकल स्टफ, वेयर आप चाहे वो ईवी की बात कीजिए या इवन हाउस होल्ड में एनर्जी कंजम्पशन मोर एंड मोर शुड बी ड्रिवन बाय पावर। दैट इज व्हाट द मैंडेट इज एमर्जिंग। और
So the whole Middle East crisis. So see, crude prices was, and we being net huge importer of crude, that was always a worry, and we wanted to diversify that. But with the logistics, challenges in terms of moving the oil around the globe, वो और एक additional risk समझ में आ गया. तो there is a even heightened pressure or need to wean away from the traditional oil and gas and explore renewable sources of energy. और वहां पे पावर पूरा पूरा आपका फोकस में आ जाता है, चाहे आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात कीजिए या थ्रू सोलर, थ्रू हाइड्रो, और ग्रिड की बात कीजिए. तो द होल इकोसिस्टम आई थिंक इट्स फेयरली प्राइस. इट इज अप फॉर हायर ग्रोथ, नॉट द इन टर्म द एब्सोल्यूट टर्म्स, बट जो एक 4 to 5% की ग्रोथ होती थी इस एरिया में, लेट्स से द प्रीवियस डिकेड्स, आप अब ये डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ मूव कर रहा है. तो विद दैट वैल्यूएशन दिस इज स्टिल अट्रैक्टिव स्पेस. एंड आई थिंक द मिडिल क्राइसिस और द ऑयल शॉक हैज जस्ट accelerated all these attempts to move towards renewable. ओके सर, डिफेंस सेक्टर काफी फोकस में रहा पिछले एक महीने में. अगर हम देखें तो बेहतर दिखाई दिया डिफेंस सेक्टर. धीमे चला है लेकिन चलता हुआ दिखाई दिया है. लेकिन इस वीक जो है वो गिरावट थी डिफेंस सेक्टर में. अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो लगभग 2 से 2.5% के आसपास गिरा है. हालांकि डिफेंस सेक्टर थोड़ा प्रॉमिसिंग नजर आया है. अगर हम ग्लोबल ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी देखें तो वो भी इंडिया में डिफेंस के ऊपर दांव लगाने की बात कर रही हैं. ट्रेन मिस तो नहीं हो गई है, अभी है खरीदारी का मौका, या फिर निवेशक फोमो फील कर सकते हैं? यस, सी ये एक बहुत ही लंबी जर्नी है. तो ट्रेन मिस नहीं हुई है, ट्रेन चल पड़ी है, और आपको अब अगले स्टॉप के लिए वेट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से. तो वैल्यूएशंस आर एट अ फुलर लेवल. ओके, ग्रोथ आउटलुक का कोई इसमें वरी नहीं रहा है, एंड दैट इज हाउ द मार्केट हैज रीप्राइज्ड दिस होल सेगमेंट सिग्निफिकेंटली ओवर द लास्ट 5 years. बट यहाँ पे 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. एक तो ये दैट यू हैव टू ऑलवेज वेट फॉर अ स्टेशन. अगर हम वही ट्रेन जर्नी की बात करें कि भाई आपको चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, आप पे बहुत रिस्की हो सकता है. तो भाई प्रीमियम वैल्यूएशन ऑलरेडी चल रहा है, और मैं ग्रोथ चेस करने के लिए मैं इस मतलब डिफेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करूं, प्योर प्ले डिफेंस की तरफ भागूं, तो दैट इज समथिंग दैट इज नॉट एडवाइजेबल. वेट करना पड़ेगा एंट्री पॉइंट्स के लिए. वैल्यूएशंस करेक्ट होंगी कंपनी, और वो भी फंडामेंटल ड्रिवन होगा. सो ऐसा नहीं है कि क्योंकि ग्लोबली सी, एंड व्हाई यू सेड दैट मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेजेस आर पॉजिटिव ऑन दिस सेक्टर, बिकॉज द growth outlook is actually absolutely perfect in terms of the heightened geopolitical crisis. Every country is increasing their defense budgets, and India में budget भी बढ़ रहा है, और indigenization का भी effort है clearly. तो both are helping the domestic players from that angle. So definitely growth का problem नहीं है, but once it goes into full valuation, then the companies will basically, because of their nature, sometimes the orders don't come at time, sometimes the execution gets delayed, and market will react to the price, right? And that is where you have to, when the negative news flow is there, when company is actually has delivered not so attractive growth, but you still believe in the growth story, and you still believe in the order books and their execution capability, तो उस वक्त आप खरीदना पड़ेगा ये स्टॉक, राइट? तो नेगेटिव न्यूज के टाइम में आपको वो मिलेगा एंट्री पॉइंट, और तब हमको इसमें फोकस वे में जाके इसमें इन्वेस्ट करना है. फुल वैल्यूएशन पे करके आपको वो एक्साइटिंग या अट्रैक्टिव रिटर्न्स एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हो. वो हम बहुत ही स्पेकुलेटिव रहेंगे. एंड अगेन सी, हमारी हैबिट बन जाती है, या इन्वेस्टर्स की हैबिट बन जाती है कि लास्ट 1, 3, 5 रिटर्न्स देखे और उस हिसाब से हमने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. आपको बिल्कुल पैरामीटर और फ्रेमवर्क यहाँ पे चेंज करना अपना पड़ेगा. आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब 3 years, 5 years बैक दीज कंपनीज वर ट्रेडिंग एट सिंगल डिजिट पी प्रैक्टिकली, राइट? और आज वो 40, 50, 60 के पी पे ट्रेड कर रही हैं, तो इसीलिए इतना अमेजिंग रिटर्न आया. अब यहां से वो अमेजिंग रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं. हाई ग्रोथ है तो वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है in the areas when the market is still mispricing that stock, right? So it's very valuation driven. स्टोरीज पे नहीं जाते हुए आपको एक्चुअली फंडामेंटल पे फोकस करना पड़ेगा. देयर इज नो अदर वे.